नमस्कार, मैं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिहारी क्लब। अभी हम रोहतक जिले के हरियाणा में महम विधानसभा अंतर्गत गंगानगर गांव में हैं और आप जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, राजनीतिक चर्चा तेज है और हम आज बातचीत करेंगे। गंगानगर से ही कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, जिससे बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल रहेगा, पिछले चुनाव की अपेक्षा जो कैंडिडेट जीत कर गए उनकी क्या भूमिका रहेगी, जो कैंडिडेट इस बार आ रहे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, बता सकते हैं। सर, गंगानगर में जैसा कि आपकी बात हो रही थी, पिछले विधायक निर्दलीय जीत करके गए और यहाँ इस महम विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। पहले से जो बहुल जाति इंचार्ज हैं वो लगातार प्रभाव अपना कांग्रेस पर रहा है। बीजेपी यहाँ सरकार में है। इस बार महम विधानसभा में कई लोग आ रहे हैं, इस बार क्या रहेगा, तो कौन सी पार्टी या कौन से विवाद पर कर रहे हैं? देखिए, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और मौजूदा जो सिटिंग विधायक वो निर्दलीय है, पहले निर्दलीय थे, अब उन्होंने अपने क्षेत्रीय पार्टी बना दी। पार्टी तो क्या है, वो मुझे नाम मतलब चेहरा। हाँ, और निर्दलीय विधायक को एक समाज सेवी के तौर पर मानते हैं लोग, मानते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने पीछे जो निर्दलीय होता है ना, निर्दलीय तो सरकारी होता है। सरकारी का मतलब ये है जो रूलिंग पार्टी है उसके पास सपक्ष बहुमत नहीं है, तो उन्होंने सरकार के साथ रह के हल्के का विकास करवाना चाहिए। विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ। वो तो सरकार के एंटी रहे। अच्छा, वो सरकार के एंटी रहे। फिर भी तो अगर चाहते तो जनता के लिए और सरकार से लड़ कर भी काम करा सकते थे। हाँ, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा ये देख, मैं डिप्टी सीएम हूँ, उनकी वो सरकार के साथ सौदेबाजी करने के उसमें क्यों 6-7 निर्दलीय थे। अब वो पैसे वाली पार्टी है, वो निर्दलियों को सबको मिला के अब 1-2 मंत्री तुम बनना, उप मुख्यमंत्री होगा, सरकार को 7 विधायकों के 8 की जरूरत है और 7 हमने। लेकिन उधर से 2019 में जब विधानसभा गठित हुई तो जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक थे। वो भी उस टाइम के जो तत्कालीन सरकार थी उसके विपक्ष के वोट उनको मिले थे। सरकार के विरोध में थी वो पार्टियां, वो सरकार के खिलाफ 10 विधायक जीत के आए थे सौदेबाजी करके। जननायक जनता पार्टी ने सरकार, बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया और वो निर्दलीय तो वो खड़े रह गए। पिछली बार तो ठीक है, वो जीत गए। हाँ, लेकिन हम तो हमने मौजूदा विधायक की कार्यशैली और उसके जो आप महत्वाकांक्षा बताते हैं ना, उस सरकार को विधायकों की जरूरत थी। ये नहीं है भाई बीजेपी के पास सपक्ष बहुमत था 2019 में, उन्होंने सरकार बना ली, उन्होंने किसी दूसरे विधायक की जरूरत नहीं थी। उनको तो वैसे जरूरत थी, केवल बहुमत की सरकार थी, उनके 40 विधायक थे। तो उससे पहले जब कांग्रेस जी, उनसे भी असंतुष्ट थे, तब निर्दलीय जीता है। हाँ, असंतुष्ट है उससे, इस बार भी संतुष्ट है विधायक से। हाँ, निर्दलीय विधायक में आते हाँ हाँ, ऐसा अब क्या हो? देखो, मतलब क्या है, हम तो जैसे उनके वोटर नहीं, लेकिन आम जन तो जिन्होंने उसको 5 साल पहले वोट दिया और इस आशा में दिया था, वो भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। जो मौजूदा विधायक है उन्होंने बीजेपी की टिकट नहीं मिले तो उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ दिया और जीत गए। और लोगों ने ये करके दिया था कि ये सरकार को, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी, उसी को समर्थन देंगे। समर्थन नहीं दिया। अब 5 साल लोग तो देखो ना, अब वो समाज सेवा जैसे करते हैं, लड़कियों के लिए बस लगा रखे है कॉलेज जाने के लिए, सारा विकास उस बात से हम ये नहीं कहते उन्होंने मतलब गलत किया है, वो ये अच्छा काम है। लेकिन शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, स्कूल चाहिए। मतलब अपने विधायक से संतुष्ट है? असंतुष्ट। पिछले बार कांग्रेस से संतुष्ट होकर निर्दलीय जिताया। हाँ, इस बार निर्दलीय से असंतुष्ट होकर आप किसको जिताएंगे? बीजेपी। इस बार कौन भाग लेगा? देखिए, कई तरह की बातें हैं। अब मैं पता नहीं किस पार्टी से बिलोंग रखता हूँ, किसका समर्थक हूँ, लेकिन आम जन की एक आवाज़ है। अब सबसे बड़ा देखो, यहाँ जो बीजेपी को जो नुकसान हुआ है ना, बीजेपी 2014 में यहाँ सरकार में आई, 47 विधायक थे, 46 में सरकार बनती है। दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ा, 40 रह गए। अब मनोहर लाल तो बदल दिए और वो सेंटर में चले गए,
लेकिन मनोहर लाल ने यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान नुकसान दिया। क्या इस बार रुपये न रहने से बीजेपी को फायदा होगा? अब इनको सारा 1.5 महीने का नायब सिंह सैनी को टाइम मिला है, इसको 2 साल पहले या 7 भर पहले बदलते। ये पॉपुलरिटी है, पॉपुलर सीएम है आज पॉपुलरिटी में जैसे हम भी देखते हैं सर्वे में जैसे हुड्डा को 30% पे दिखाया और सैनी को 29% पे दिखाया और मनोहर लाल को 8.5% पे दिखाया। ये बताइए कि नायब सिंह सैनी के आने से बीजेपी को क्या फायदा इस बार? हाँ फायदा है होगा। और 1.5 साल भर पहले कर देते तो कांग्रेस को नजदीक भी नहीं लगने देते। बीजेपी को आम परिवार का आदमी है वो, आम गरीब आदमी की समस्या को समझता है, गरीब किसान के घर से निकला हुआ आदमी है, वो डिक्टेटर नहीं है इसकी तरह, कटर की तरह सत्यानाश कर दिया पार्टी का उसने। आप लोग अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खुश हैं? खुश इस बार 100%। अब बता दीजिए कि महम में इस बार बीजेपी और डालेगी, क्या रहेगा इस बार? टक्कर है, टक्कर इसमें कितना? बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय तीनों में टक्कर है, कोई भी निकाल सकता क्यों? है। हाँ क्योंकि निर्दलीय जो है ना वो 12,000 वोटों से जीत रहा था, थोड़ी नहीं 12,000 डिफरेंस तो 12,000 का था, लेकिन उसकी वोट कट गई। ठीक है, उसकी वोट कट गई तो पूरी लड़ाई है। और ये जैसे इनेलो आएगी तो और भी रोचक इलेक्शन होगा। जब इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट आएगा तो और भी रोचक होगा। कहा जाता है साथ जैसे पूरा हरियाणा में अगर बात करें तो जाटों की संख्या हाँ और कहा जाता है कि इसमें कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा है। कांग्रेस का प्रभाव नहीं है, जाट कभी कांग्रेस रहा ही नहीं। वो राजनीतिक मतलब उसके साथ वो ये मानता है मेरे साथ राजनीतिक छलावा हो रहा है, वो ये नहीं देखता अगर हमने बनाना कौन है, वो ये देखता है कि हमने हराना कौन है। हाँ जाट जो है स्वाभिमानी कौम है, जाट का काम है सेनाकार किसानी का, मार्शल कौम है, स्वाभिमानी कौम है। उसके ऊपर यदि उसकी कास्ट को उसको टारगेट किया जाएगा ना, 2016 में जाट आरक्षण हुआ, कहीं भी जा सकता है। हाँ कहीं भी नहीं अपने स्वाभिमान के लिए। हाँ अपने स्वाभिमान के लिए आप उसको मतलब पुचकार के या उसको थोड़ा लोग दिखा के नहीं कर सकते ना, लोग जाते हैं। तो इसका प्रभाव इस बार पड़ेगा बीजेपी में। हाँ क्या परसेंटेज रहेगा बीजेपी की तरफ? मतलब जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन पूरे इंडिया में तो था नहीं, हरियाणा पंजाब इसमें यूपी और कुछ राजस्थान था, और हरियाणा में भी सारा नहीं था। हरियाणा में भी इधर का जो या बेल्ट है दक्षिण हरियाणा की, ये अय्यर यादव की बेल्ट है, उधर के पंजाबी बेल्ट है, ये जो बीच की बेल्ट रहेगी इसी में थे। और उसमें कौन था? उसमें भी जाट था, और पंजाब का भी जाट था, यूपी का भी जाट बैठा था। और इस सेंटर की सरकार ने उसको किसान आंदोलन, उसको जाट आंदोलन बढ़ा दिया। ये हुआ। और यदि ये कानून वापिस ही लेने थे तो 1.5 साल पहले ले लेता, और वापिस लिए फिर बात नहीं की प्रधानमंत्री ने भी। भाई प्रधानमंत्री कानून वापिस लेने थे तो कम से कम किसानों को डेलीगेट बुला के उसको कम से कम उनको एक सम्मानजनक विदाई तो वहां से देता। नहीं कर पाए, आज भी किसान रुष्ट है, जाट रुष्ट है। और अब पहलवानों वाला मामला है पीछे, हाँ उससे भी लोग तो हाँ ना खुश है, बीजेपी से ना खुश है। इसका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो इतना सेंटर का इतना मुद्दा नहीं, इतना स्टेट का है। स्टेट में भी टारगेट किया मनोहर सरकार ने जाट को टारगेट पे रखा है। अच्छा हाँ, और कास्टिज्म फैलाया। तो कहीं बीजेपी समझ तो नहीं गई है, हटाने का कारण तो यही तो नहीं है। वो तो उन्हें पता होगा, उन्हें हटाया है तो, लेकिन बहुत देर हो चुकी। हाँ, लोकसभा की 1 या 2 सीट जाती। यदि 1 साल पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना देते उसका अलग प्रभाव। हाँ क्यों नहीं? मैं बीजेपी समर्थक हूँ, राष्ट्रवादी आदमी हूँ। आप बता रहे हैं कि खिलाड़ियों को लेकर नाखुश है लोग, किसानों को लेकर नाखुश हैं लोग। हाँ, तो इस बार कहीं सरकार पलट तो नहीं रही है, ऐसा क्या बता रहे हैं? देखो जाट भी कितने हैं, अकेले जाट से तो सरकार बनती नहीं। जाट के साथ और कम्युनिटी कितनी आती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सबका सहयोग है। हाँ, कांग्रेस इतनी बढ़िया थोड़ी ना है, ये पहले थी ना,
भाई यहाँ कांग्रेस को जो वोट मिलेगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण मिलेगी, नहीं कि राहुल और सोनिया गांधी के नाम पे। क्या हो कुछ भी नहीं हो तो जीरो होगा। यहाँ तो ये देखते हैं भाई हमने इस बीजेपी को हराता कौन है, जाट के सोचो इसका हराता कौन है, तो उसको वोट देंगे। यानी महम में भी वही हुआ, बस त्रिकोणीय हो रहे हैं यहाँ त्रिकोणीय हो गया, सीधा हो तो ये माना भाई हमने देनी इसको, या त्रिकोणा हो गया, पहले से ही हो रहा है। बीजेपी सरकार दोहरा पाएगी, लगता है ये चकबंदी वाला मामला के लिए काफी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हर गांव की समस्या इसका? ये चकबंदी जैसे मेरे साथ गांव में बड़ी चंद्रपाल, उन्होंने प्रशासन के शासन के साथ और बैठकर समाधान, कोई परेशानी नहीं। और निदाना गाँव है, मनोहरलाल खट्टर का गाँव है, वहाँ बैठे वो 3 साल से लगे। हाँ वो नहीं वो कुछ प्रशासन की भी शासन की भी उसमें थोड़ी गड़बड़ है, कार्यपालिका की, कुछ किसानों की है, नहीं तो सरकार ठीक काम कर रही थी। वो सरकार ने वो कह रहे कहा थे कि हमारी जो सड़क पर की जमीन है, हाँ उसके बदले वो हमको अंदर की जमीनें देना, जबकि सड़क की जमीनें, हर जगह की जमीनें अलग अलग कीमती होती हैं, अलग अलग। देखो पहले तो लोगों को इतना पता नहीं था, शिक्षित नहीं थे, अब हर घर में पटवारी तहसीलदार हो गए। हाँ? हर कोई भी मानता है, पहले तो रास्ते के जो जमीन लगती है उसके लिए कहते थे अरे यहाँ ढोर चढ़ जाएंगे, पशु आ जाएंगे, दूर रखो। अब कॉमर्शियल तौर पे देखने लगे मेरी जमीन हो तो रोड के साथ में हो, मैं भी करोड़पति हूँ, तो हर को तो रोड पे मिलेगी नहीं। अब वो अपने आप ही शासन के और पटवारी तहसीलदार के पास जाके मेरी जमीन लगा दो, पैसे ले लो, जो कुछ ले लो। कमी किसकी? कमी गांव की है, शासन की सरकार में कोई कमी नहीं है। दीपक हुड्डा है, रह चुके हैं, आर्थिक पॉलिटिकल का काम कर चुके हैं, धन्यवाद सम्मानित हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं, साफ सुथरा छवि हैं। आपने निर्दलीय को पिछले बार में चुना, बीजेपी तो सबको मौका मिला। देखो उसमें उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। एक तो क्या जरूरी है कि यहाँ चुनाव लड़ने के राजनीतिक पृष्ठभूमि होना जरूरी है? वो एक कम से कम एक ऐसा चेहरा था, वो शाइनिंग चेहरा तो है। चेहरा तो अच्छे हैं, नाम है अच्छा, आपके लिए वो अपना अपना और सैनिक चेहरा मान रहे हैं। नहीं देश के लिए नहीं, बदल रहा नहीं, है। हर कोई मानता है इसे तो, हर कोई मानता है, हर कोई मानता है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा इनसे। नहीं यहाँ तो ऐसे धुरंधर मैदान में वो तो कहीं नजदीक भी नहीं, कहीं नजदीक भी नहीं। पूरी भारतीय पॉलिटिक्स में कैपिटल आना, अर्जुन वाले सम्मानित होना तो बड़ी बात है। हल्के के बाहर के, हल्के के बाहर के, यहाँ जो 3 कैंडिडेट है, तीनों पे अपने हल्के के गाँव हैं, और एक गाँव में 15-15 हज़ार वोट, इसलिए ज़्यादा मजबूत है। हाँ ज़्यादा मजबूत है। और उसकी लड़ाई क्या है, वो तो 2 महीने से आया है। लेकिन ये जीत कर रहे हैं कि अगर बीजेपी से टिकट मिला तो ठीक है, तो चुनाव में आएंगे ही आएंगे। कौन? दीपक हुड्डा आ जाएंगे? ठीक ठाक आया कंडीशन? नहीं, नहीं। 3000 से ऊपर वोट नहीं आएंगे। उन तीनों में मुकाबला है। और 3 महीने बीजेपी को से लड़ेंगे। हाँ, चौथा आएगा तो इंडियन नेशनल होटल से आएगा, पूरे विधायक वाली में। अच्छा, एक और चर्चा चल रहा है साक्षी मलिक का। हाँ, कांग्रेस से हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है, बात नहीं मतलब कोई न्यूज मीडिया चला रहा था। नहीं वो ओलंपिक अवार्ड ही है, हाँ, लेकिन नहीं बने बात। मतलब यही आपके द्वारा के बाहर दिए हैं। हाँ, इन 3 में ही, तीन इन 3 गंगानगर में किसका प्रभाव रहेगा यहाँ? गंगानगर तो अदालत का नाम, अदालत तो बीजेपी देखते हुए हाँ ठोका जाएगा। बीजेपी के कोई भी उम्मीदवार है तो ठोका जाएगा, तो राधा अदालत बीजेपी से कोई और नहीं, मैं बीजेपी समर्थक नहीं, मैं शमशेर राधा अपने मतलब गाँव के नेतृत्व को समझे पार्टीवाद में पार्टीवाद। गंगानगर किस अच्छा, ये उन्हीं का गाँव है क्या? राधा वो भी खरगड़ा यहाँ से 4 किलोमीटर है, वो मेरे का बड़ा गाँव है, हम छोटा गाँव, अच्छा, वहीं से आए हुए। तो राधा लालत को देखना चाह रहे हैं, जब आ जाए तो आप लोग जाट हैं। और परसेंटेज क्या है इस गाँव का, मतलब किस या तो 60% एक परिवार ही है। एक ही परिवार के सब लोग गाँव में बहुत देख के संपन्न लगा है। मुझे छोटा। गाँव भी गाँव में आया तो बहुत संपन्न होने लगा। अब तो लोग किसानी पे डिपेंड है, अच्छे से होता है फसल, मतलब उसके ऊपर उससे बात तो ज़्यादा नुकसान है, तो कम्पिटेटिव उखाड़ दी गई।
जैसे कई स्टेटमेंट बोलते हैं किसान की किसानी से कुछ नहीं सकता है, बस एक खाने के लिए किस तरह पूर्ति कर रहे हैं तो देखो क्या है, मैं 1985-86 से किसानी करता हूँ और प्रोग्रेसिव फार्मिंग करता हूँ, यांत्रिक खेती करता हूँ। किसान की पिछले 20 साल से आमद घट रही है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्यों, उसकी खुद की जमीन ना है, इसलिए वो किसानी कर रहा है। और कोई और कौन करेगा इसको? मेरे 3 बच्चे, मैं तीनों को खेती से बाहर रखना चाह रहा हूँ। क्यों? मैंने इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए खेती कर रहा हूँ। अगर मेरी अपनी खुद की जमीन है, सारा साधन संसाधन मेरा जुड़ा हुआ है, अभी नहीं तो अगली फसल लेकिन जैसे पंजाब हरियाणा के लोग किसान को किसानी ये मेहनत करते हैं, ये तो वहाँ पोजीशन है जहाँ MSP मिलता है। अब तो वैसे यहाँ भी मिलने जा रहा है, सभी फसला मिलता है यहाँ तो पहले भी। हाँ। ये किसान आंदोलन बकवास था, सब बकवास, आज भी बकवास है। हरियाणा पंजाब में कोई परेशानी नहीं, कोई पसंद नहीं। सभी फसलें यहाँ MSP पे बिकती है, पहले भी बिके थे, अब भी बिके, आगे भी बिकेंगी। नाराजगी कहाँ है, दिक्कत कहाँ हो रही है आपको किसान में? ये तो इसमें पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है किसान आंदोलन। वो 3 कानून भी बढ़िया थे, कम से कम लागू तो नहीं देते। MSP क्या है भाई? MSP तो वो है, मैंने आपका गला पकड़ लिया, आप ये वो कम से कम मेरा जितना तो रहने दो, सांस आ जा मिनिमम। अरे मांगो तो MRP मांगो। MSP है क्या? MSP लड़ाई मतलब आपको उस कानून से आपको खुश थे? खुश थे, लागू होता, पता लगता, उसमें कोई कमियां सरकार निकालती। ये थोड़ा ना तो चल गया तो चले जाएगा। मतलब एक किसान को और भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, भ्रमित है। अच्छा, आप डायरेक्ट आपसे कहें तो आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं, डायरेक्ट आप सरकार से क्या मांग करते हैं जिससे किसानी अपने बाल बच्चों को इस पर निर्भर कर सके, इससे अपने परिवार को चला सके, अपने बच्चों को किसानी में लगा सके, इतना संपन्न किसान हो, क्या आप मांग करते हैं? आप बहुत दिनों से खेती में लगे हुए हैं। देखो, लागत के आधार पे मूल्य मिलना चाहिए। जैसे स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी थी, उस आधार पे लागत के आधार पे किसान का भाव तय हो। जो C2+50 का फार्मूला उन्होंने सुझाया था, अब सरकार तो मोदी सरकार क्यों कहते हैं, उनके जो फार्मूला स्वामीनाथन ने दिया था, उन्हें हमने लागू कर दिया, कहाँ लागू कर दिया? कहीं भी नहीं। स्वामीनाथन, हाँ, C2+50 फार्मूला, उसमें किसान की खेत का ठेका भी है, ट्रैक्टर की कीमत भी है, फसल पे जो पैसा लगाया 6 महीने के लिए उसका वो पैसा, उसका ब्याज है। यानी जो योजना सरकार लाती है उसको भी सही से लागू नहीं करा पा रही। नहीं करा पाता। नहीं, उन्होंने तो वहाँ 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हमें पूरी तरह लागू कर सकते, सेंटर सरकार ने। और लोगों ने किसान ने इसी आस पे बीजेपी को वोट दिया था 2014 में, अगर भाई उस रिपोर्ट को लागू करेंगे। यानी कांग्रेस या बीजेपी, आप लोग की नाराजगी बनी हुई है। हाँ, नाराजगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मसला इतना बढ़ता जा रहा है। यानी छोटा किसान आज 5-7 एकड़ का, तो उसका तो अस्तित्व ही नहीं रह रहा, वो तो जमीन बेचने को मजबूर है। जो बड़े किसान हैं उतना बचाए हुए हैं, वो क्या बचाए हुए हैं? वो यूँ है, बच्चे इधर उधर काम लग रहे हैं, उसकी अपनी जमीन, उसे कुछ आ जाए, ठीक है, डिपेंड हो नहीं उसको, नौकरी पे डिपेंडेंट है, किसानी पे। नौकरी पता ही है कि उसको 20,000 रुपये 25,000 रुपये, आज बुढ़ापा पेंशन मिलती है यहाँ हरियाणा में 3,000 रुपये। 3,000 रुपये भी बुढ़ापा, जो एक 60 साल से ऊपर, उसको ये पता है 3,000 रुपये तेरे को 30-31 तारीख को 1 तारीख को मिलेंगे। अब हरियाणा पंजाब में पूरा तरह सूखा पड़ा है, पूरा तरह सूखा पड़ा है। मैं पिछले 45 साल से खेती करता हूँ, मेरा खेत पूरी तरह खाली पड़ा है बारिश के बाद। बारिश न नहरों में पानी, पहाड़ में ऊपर पानी नहीं है, जहाँ से यमुना का हमारा कैचमेंट एरिया, जहाँ से सिंचाई के लिए पानी आता है, पूरा खेत खाली है। यानी आपकी बातों से लग रहा है कि सर आप कैंडिडेट देख करके आप वोट करेंगे सर? बस कैंडिडेट तो ये है कि देखो, यहाँ वोट पर आ जाती है, पहले के सामने आता है, उसको नहीं छोड़ूंगा। और कांग्रेस, पहले कांग्रेस में होते थे, फिर उन्होंने अपने अलग पार्टी बना ली। कांग्रेस की उनकी कभी नहीं बनी,
उसी के टाइम से जाट कांग्रेस के नजदीक नहीं था कभी। ये तो 1991 में महम कांड हुआ है, एक इलेक्शन हुआ था 1990 में, महम में उपचुनाव हुआ था, और उस टाइम सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी, चौधरी देवलाल वो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री देवलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे यहाँ। और चौधरी देवलाल रोहतक से और सीकर और फिरोजपुर 3 जगह से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने 1990 में। फिरोजपुर से हार गए सीकर और रोहतक से जीत गए। उन्होंने रोहतक से इस्तीफा दे दिया, सीकर से वो सांसद होते हुए वो प्रधानमंत्री बने, कृषि मंत्री बने। मैम की सीट खाली करनी पड़ गई, यहाँ से विधायक थे, उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, और मैम से वो ओम प्रकाश चौटाला ने बाई इलेक्शन लड़ा था उपचुनाव, जिसमें बहुत खूनी उपचुनाव था, जिसमें आनंद सिंह दागे भी था, शुरू से 7-8 आदमी। तो उसके बाद मतलब यहाँ लोगों को वो बहुत लोकप्रिय आदमी थे। उसके बाद 3 बार चौधरी देवलाल ने लोकसभा इलेक्शन रोहतक से लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में होते थे। उस जो कांड हुआ मैम कांड, उसके विरोध में लोगों ने बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दिया, वो कांग्रेस की तरफ चले गए। नहीं तो चौधरी छोटूराम, चौधरी देवलाल ने जाटों को कभी भी कांग्रेस के नजदीक नहीं जाने दिया, कांग्रेस ही नहीं। हाँ, और ये वहाँ रहेंगे जहाँ इनकी चौधर होगी। यहाँ पहले चौधरी देवलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे। अभी भी पीछे 11 मंत्री 5-8 थे, लेकिन उनको तो चौधर से स्वाभिमान याद नहीं, सीएम चाहिए, चाहे मंत्री एक ना होना। तो इसीलिए यूँ है, मेरे जिले का है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसलिए लोग यूँ कर रहे हैं, जाट इसको देंगे, इसको मुख्यमंत्री। नहीं तो ये 10 साल पहले था ना, यहाँ तो लड़के सांसद भी जीते हैं दिगंबर। हाँ जीते, ऐसे सांसद मेरा हल्का भी सुना था रोहतक। हाँ, तो हम गंगानगर में थे और जैसा कि सुन रहे थे, लड़ाई इस वक्त त्रिकोणीय है। देखना होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार किस पार्टी से आते हैं, उसके बाद लोग फैसला करेंगे। इनका स्पष्ट कहना है कि स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं, और यह क्षेत्र हमेशा बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का रहा है। तो इस बार भी देखना होगा कि इस बार की लड़ाई में कौन कितना नज़दीक जाता है। अब बने रहिए महम के हर गांव से हर रिपोर्ट के साथ। यहाँ देखकर हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।